हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में मैं हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी सारी बातें तो हम लोगों ने ओवरऑल कर ली। ईएम स्पेक्ट्रम हमारा बचा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो डिफरेंट वैराइटीज़ की वेव इंक्लूड होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं और कैसे हम लोग उनको डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन इसी चीज़ से पूछा जाता है। हम लोगों से क्या बोलेंगे, कोई भी वेव बोल देंगे कि भाई इंफ्रारेड वेव है या विजिबल है या अल्ट्रावायलेट है, ये किस पर्पज़ में यूज़ की जाती है, उसकी कोई 2 एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, उसकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज लिख के दिखाओ। या बोल देंगे कि मेरे को रडार सिस्टम के अंदर एक कोई पर्टिकुलर वेव यूज़ करनी है, तो रडार सिस्टम में यानी एयरक्राफ्ट नेविगेशन में मैं कौन सी वेव यूज़ करूं और उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। तो मेरे को एकदम पढ़े हुए अगर मैंने होगा तो मुझे याद आएगा कि रडार में मेजॉरिटी में हम लोग माइक्रोवेव का यूज़ कर रहे होते हैं, तो माइक्रोवेव की मैं फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रेंज कोई एक याद रख लूँगा तो उससे मेरा काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एप्लीकेशंस और उनके प्रोडक्शन कैसे वो प्रोड्यूस की जाती हैं वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दी सारी बातें कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। एट लास्ट में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल ने ये बता दिया अच्छे से कि भाई ऑसिलेटिंग चार्ज, जिसको आप एसेलरेटिंग चार्ज भी बोल सकते हो, तो चार्ज अगर ऑसिलेट करेगा या एसेलरेट करेगा तब जाके हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। और आपने देखा था कि जो हर्ट्ज था, हर्ट्ज ने ये बात प्रैक्टिकली प्रूव करके लैब में दिखा दी थी कि हाँ वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर पाना पॉसिबल है। पूरी हिस्ट्री सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था। इस तरह का जो तुम्हें ये ग्राफ दिख रहा है जिसमें वेरिंग टाइम के साथ वेरी होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, आपको बताया था ना कि भाई सबसे पहले एक चार्ज ऑसिलेट करेगा तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा, टाइम के साथ वेरी होने वाला, टाइम के साथ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी एक बार बस आप चार्ज को ऑसिलेट करा दो और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए, फिर वो एक दूसरे को खुद ब खुद बनाते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की हम लोगों को बातें हमें क्लियर करा दी गई थी पिछले 2 लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं 3rd लेक्चर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी होती हैं पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के एपरेटस नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ों में अलग अलग तरह की वेव यूज़ की जाती हैं। ध्यान से देखो, इस तरह से एक वेव जाती हुई नज़र आ रही है जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती जा रही है ना। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले रेडियो वेव है, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये जो बीच का कलरफुल वाला पार्ट है ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि हमें पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ इतना सा ही हिस्सा दिखता है, विजिबल रेज ही दिखती है हम लोगों को। हमें अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज ये कुछ भी नहीं दिखाई देता, और ना ही इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव को हमारी आइज देख सकती हैं। तो याद रखना, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी वेव आती हैं उसमें से सिर्फ विजिबल रेज को हमारी आइज सेंस कर सकती हैं, बाकी किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम सेंस नहीं कर सकते। कुछ एनिमल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की रेस को सेंस कर लेते हैं, जैसे स्नेक होता है ना। स्नेक को हमारे विजिबल के अलावा कुछ अदर टाइप की वेव भी वो सेंस कर लेता है। ठीक है, लाइक जैसे स्नेक को समटाइम्स गामा रेस का भी हल्का फुल्का सेंसेशन हो जाता है। तो इंसानों को सिर्फ विजिबल रेस दिखाई देंगी और बाकी हम इनके अलावा कोई और टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं देख सकते। बट इंसानों ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस चीज़ को यूज़ करना सीख लिया है, कैसे हम लोग उसको यूज़फुल एप्लीकेशन में अपने काम में लेके आ सकते हैं। तो कैसे हम याद रखेंगे, कैसे फ्रीक्वेंसी आएगी, क्या आएगी, ट्रिक सिखाते हैं। चलो, तो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये क्लासिफिकेशन है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जहाँ पे हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख रखा है, या आप ऐसे बोल लीजिए वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख रखा है। जो मैंने यहाँ तुम्हें लिस्टिंग दिखाई है, मैंने ऊपर से नीचे की तरफ अगर मैं चलूँगा ना तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी लगातार वेव की। यानी इसका मतलब गामा रेज जो हैं इनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक नंबर की क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमें याद आना चाहिए, अगर वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है तो गामा रेज सबसे शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं, और शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे शॉर्ट होती है। तो एक चीज़ याद रख लेना, है ना, उसका उल्टा कर देना। भाई अगर गामा रेज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, और अगर रेडियो वेव शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली हैं तो उनकी वेवलेंथ हाई होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गामा रेज की
वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी के लिए नाम उल्टे हो जाएंगे। याद कैसे रखें सीक्वेंस में? गामा एक्स यूवी विजिबल IMR, एक ऐसे सॉन्ग सा बना लेना अपने लिए, गामा एक्स यूवी विजिबल, है ना, IMR। ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे ना, ऐसे गामा एक्स यूवी विजिबल IMR, गामा एक्स यूवी विजिबल IMR, तो तुम्हें सीक्वेंस में याद हो जाएंगे ये। तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो ये ऐसे सीक्वेंस में होती हैं। रेडियो वेव की क्या चीज़ हाईएस्ट होती है? वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। गामा की क्या हाईएस्ट होती है? फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। ठीक है, रेडियो वेव हाईएस्ट वेवलेंथ वाली होती हैं। ऐसे कैसे याद रख सकते हैं? दूसरा तरीका कि भैया रेडियो वेव को ना मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करा सकती हैं। भाई अगर भूल जाओ कि हम सब भूल गए, पता नहीं हमें याद नहीं आ रहा, रेडियो वेव बहुत दूर तक जा सकती हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के कम्युनिकेशन रेडियो वेव से होते हैं, तो इसका मतलब जो बहुत दूर तक जा सकती हैं उनकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली रेडियो वेव होती हैं। गामा वेव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली होती हैं। तो बहुत अच्छे से इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट वेवलेंथ, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की। ठीक है, तो सीक्वेंस में 2-3 बार बना के देख लो ना, नोटबुक पे लिख के देखा करो, ऐसी चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक एक करके इनके यूजेस और प्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको शुरू की ये 4 पढ़ा दूंगा, है ना, ये वाली स्टार्टिंग की जो चारों हैं, गामा एक्स यूवी और विजिबल, इनके बारे में डिटेलिंग आज पढ़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इन बची हुई तीनों के बारे में पढ़ लेंगे। और क्वेश्चंस के लिए तुम्हें शीट ऑलरेडी मिल चुकी हैं, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मेजॉरिटी में क्वेश्चन सारे उन्हीं से मिलते हैं, है ना। तो उन शीट्स के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपके सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करने से पहले भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात, भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने लिख तो दी सारी की सारी उसी सीक्वेंस से जैसे आपको याद करवाई हैं। वेवलेंथ रेंज याद रखनी पड़ेंगी, थोड़ी सी तो याद रखनी पड़ेंगी, 1-2 बार लिख के, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी रेंज दोनों याद नहीं रख पाओगे, हमेशा एक ही चीज़ याद रखो। अगर एक ही चीज़ याद रहेगी तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। और सर अगर हमसे एक ही चीज़ आप याद करवा रहे हो, अगर हमसे बाई चांस उसने पूछ लिया फ्रीक्वेंसी, तो मैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा? तो बहुत ईजी सा है भाई, आपको अच्छे से पता है ना, V = न्यू लैम्डा होता है। V = न्यू लैम्डा, यहाँ V की जगह C चलेगा, लाइट की स्पीड। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी भी पड़ी तो फ्रीक्वेंसी = स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो हम लोग आराम से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल बात नहीं है। ठीक है ना भाई, जैसे हम लोगों को यहाँ पे निकालनी है, सपोज ये रेंज की बात कर रहा हूँ 1 से 400 नैनोमीटर, तो मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, पहले 1 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लो। C की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹, तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 10⁻17 मीटर हो गई। ठीक है, आ गई फ्रीक्वेंसी, मीटर में कह रहा हूँ, ये यहाँ से रेंज हर्ट्ज में आएगी। फिर 400 वाली को आप यहाँ रख के सॉल्व कर लेना, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया अगर आप रखोगे तो आप याद रख सकते हो। अदरवाइज आप दोनों चीज़ें कभी याद मत रखना कि आपने फ्रीक्वेंसी भी याद कर ली, वेवलेंथ भी याद कर ली, याद नहीं हो पाएंगी, वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, लिख के रखा है एक सीक्वेंस में, उससे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी वेव हैं जिनकी वेवलेंथ रेंज या फ्रीक्वेंसी रेंज मल्टीपल टाइम पूछी गई हैं। जैसे कि बात करें माइक्रोवेव के बारे में, काफ़ी बार वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज लिखवाई है। रेडियो वेव की काफ़ी बार पूछी गई है। अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज की काफ़ी बार पूछी गई है। ये 4 काफ़ी बार रिपीट हुई हैं। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में कैसे याद रखेंगे? आपको अच्छे से पता है गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ऊपर से नीचे जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है। तो कैसे याद रखें? गामा रेज की वेवलेंथ लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, 10⁻³ नैनोमीटर से भी छोटी होती है। पूरा चार्ट मेजॉरिटी में नैनोमीटर में है, बाद में जाके मिलीमीटर आया होगा। 10⁻³ से 10⁻³ नैनोमीटर से छोटी वेवलेंथ। फिर एक्सरे आई, एक्सरे की वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट की 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। विजिबल रेज की 400 से 700 नैनोमीटर। इंफ्रारेड की देखो बढ़ती जा रही है वैल्यू, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। देखना ध्यान से, या नैनो से मिली पे शिफ्ट हो गए, बड़ी वैल्यू आ गई। तो इंफ्रारेड पे ये 700 की 1 मिलीमीटर बन जाती है। माइक्रोवेव की वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर और रेडियो वेव 0.1 मीटर से बड़ी होती हैं वेवलेंथ में। तो थोड़ा थोड़ा आपको 2-3 बार लिख के नहीं याद रखना पड़ेगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बीच बीच में अब अगर आप देखोगे तो ये जो
बैंड है ये ओवरलैप होता है, तो इसलिए ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखवाई हुई है सो दैट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर रहे। और अगर आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है तो भैया ये जो दो हैं एक्सरेज की वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक, और फिर 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक अल्ट्रा वायलेट रेज की। फिर माइक्रो पे आओगे तो 1 mm से 0.1 मीटर तक और 0.1 मीटर से ग्रेटर रेडियो वेव तक। ये चार तो याद होनी चाहिए। तो ये मैंने वेवलेंथ रेंज तुम्हें दिखा दी इन सब की। इस तरह से हम लोग वेवलेंथ रेंज को लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि करके 3-4 वेव पढ़ लेते हैं। गामा रेज की बात करते हैं। गामा रेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं भैया? गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये 1-1 मीटर मोटी, 1-1 मीटर की थिकनेस की अगर आपके पास मेटल की शीट है ना, 1 मीटर मोटी मेटल की शीट है, उसमें से गामा रेज पास कराओगे तो भैया ये गामा रेज उसके आर पार भी निकल जाती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं। तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, लाइक जैसे यूरेनियम है या कोई और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, जब वो टूटेगा उसके अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन ब्रेकआउट होंगे तो वहाँ से उनके न्यूक्लियस से ये गामा रेज निकलती हैं, यानी रेडियो एक्टिव रेडिएशन के टाइम पे गामा रेज निकलती हैं। सुना होगा ना आपने, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज निकलती हैं किसी रेडियो एक्टिव रेडिएशन में। तो जब कोई न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन होता है, डीके होता है, डीके होने का मतलब क्या है? वहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इंटर कन्वर्जन हो रहा है आपस में। न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया जिसकी वजह से वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, तो वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अपने अंदर से अलग अलग तरह की इनविजिबल रेज निकालता है जिनमें से गामा रेज भी होती हैं। तो गामा रेज जनरली किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से या किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से ही प्रोड्यूस की जा सकती हैं। यूजेस इनके बहुत सारे हैं, बड़ी काम की होती हैं क्योंकि ये जर्म्स को किल कर सकती हैं, इसलिए इनका यूज़ हम लोग फूड आइटम को प्रिजर्व करके रखने में करते हैं। कंट्रोल्ड अमाउंट में गामा रेज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फूड आइटम्स को, चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए, क्योंकि गामा रेज जर्म्स को किल कर देती हैं। दूसरा गामा रेज का जो यूज़ होता है वो रेडियोथेरेपी में होता है, ब्रेन ट्यूमर वगैरह को या कैंसर्स को ठीक करने के लिए। रेडियोथेरेपी में हम लोग वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर या डिफरेंट टाइप के ट्यूमर जो होते हैं बॉडी के अंदर, एक तरह की गांठ बन जाती है ना बॉडी में, ट्यूमर बोलते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए गामा रेज डालते हैं बॉडी के उस सेक्शन पे कंट्रोल्ड अमाउंट में, वहाँ से वो चीज़ ठीक होने लगती है टाइम के साथ साथ। या कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी जगह पे हम लोग गामा रेज का यूज़ कर रहे होते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी रेज पूछी जाती है, कोई रेज पूछी गई तो आप कौन सा नाम बोलोगे? गामा रेज। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करने में भी हम लोग गामा रेज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन है जो स्टार्ट ही नहीं होंगी जब तक उन पे गामा रेडिएशन नहीं डाला जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप लोग याद रखिएगा। गामा रेज को हम लोग फूड आइटम को प्रिजर्व करने में भी यूज़ कर सकते हैं। फूड आइटम को प्रिजर्व करने में हम एक और रेज पढ़ेंगे आगे, उसका भी यूज़ किया जा सकता है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है ना। और रेडियोथेरेपी में जहाँ पे हम लोग ट्यूमर का ट्रीटमेंट या कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग गामा रेज को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, कुछ ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जिनको स्टार्ट कराने के लिए गामा रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 मेजर एप्लीकेशन हो गए गामा रेज के। फिर बात आती है एक्सरेज। भाई एक्सरे किसी ने देखी तो नहीं होंगी, एक्सरे कराया होगा। अगर किसी की हड्डी टूटी होगा भी तो उसने एक्सरे करवाया होगा, देखा नहीं होगा। एक्सरेज आर नॉट विजिबल टू यू, बट एक्सरे कराया जाता है। एक फोटो सी होती है, ब्लैक से कलर की स्क्रीन होती है, उस पर कुछ निशान से बने होते हैं, उससे समझ में आता है डॉक्टर को भाई यहाँ से क्रैक हुआ है हड्डी में, है ना। तो जॉइंट्स वगैरह के क्रैक के लिए वहाँ पे इसको बहुत यूज़ करते हैं। कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? तो भैया सिंपल सा तरीका ये है, अब बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को जब एक ऐसी मेटल शीट पे गिराओगे, एक ऐसी मेटल के ब्लॉक पे गिराओगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, मतलब मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत हाई एनर्जी वाली बीम लेके आऊँगा। मैं 15,000 20,000 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करूँगा और वहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को मिला के एक बहुत हैवी मेटल पे, लाइक जैसे टंगस्टन का मेटल लेते हैं, टंगस्टन का सिंबल W होता है ना, टंगस्टन के ऊपर इसकी बौछार कराएंगे, तब जाके हमें क्या मिलेंगी? एक्स रेज मिलेंगी। तो व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक, बम्बार्डेड का मतलब क्या है, उस पर स्ट्राइक कराएंगे किस पे? एक मेटल टारगेट के ऊपर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में हमारी एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्स रेज जिस मशीन से प्रोड्यूस की जाती हैं उसको कूलेज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलेज ट्यूब।
ठीक है, उसमें ये मेटल वगैरह सब फिट होता है, बहुत हाई वोल्टेज पे वो मशीन काम करती है। अब सोचो 20,000 15,000 वोल्ट पे काम कर रही है, तो जिस डायग्नोस्टिक लैब में वो मशीन लगी हुई होगी वहाँ पे इतनी वोल्टेज कैसे आ रही होगी? वोल्टेज तो वहाँ पे 220 वोल्ट आ रही होगी। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, उनकी मशीन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जो उस 220 वोल्ट को 15-20 हज़ार वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और तब जाके आपकी वो मशीन किसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बहुत हाई एनर्जी के, वो टंगस्टन की मेटल पे टकराएंगे एंड दे विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, और फिर वो एक्स रेज हमारी बॉडी पे प्रोजेक्ट कराई जाती हैं बॉडी का एक्सरे करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भाई प्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी स्लाइड्स में सिर्फ वही डेटा लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा काम का है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरे को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक्सरेज का वैसे डिटेल में एक चैप्टर बन सकता है अपने आप में, बट चैप्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, नहीं तो एक्सरेज का कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूरा एक चैप्टर होता है। चलिए यूजेस पे आ जाते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो मेडिकल साइंस में अगर बात करें तो एक्सरे का यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर्स हो जाएं कहीं पे बॉडी के अंदर, उसको डिटेक्ट करने में, ये सबको पता है। अगर बॉडी के अंदर कहीं बुलेट वगैरह है ना, बुलेट वगैरह चली गई, गोली लग गई किस वजह से, तो वो किस लोकेशन पे है बॉडी के अंदर, तो उसका एक्सरे कराता है डॉक्टर। या बॉडी में कहीं स्टोन पत्थरी वगैरह है, पत्थर वगैरह कहीं पे हैं, इंजरी हुई है, कुछ बॉडी के अंदर चला गया है, तो उस सिचुएशन में बॉडी का एक्सरे कराया जाता है। फ्रैक्चर डिटेक्ट करने में, बॉडी के अंदर बुलेट्स या स्टोन डिटेक्ट करने में एक्सरे किया जाता है। जैसे किसी के गैल ब्लैडर में स्टोन हो या किडनी में स्टोन हो, तो एक्सरे करा के पता लग जाता है कि एग्जैक्टली स्टोन की लोकेशन कहाँ है और कितने अमाउंट में स्टोन है वो। ठीक है, इंजीनियरिंग में कहाँ यूज़ करते हैं एक्सरेज का? तो भैया इंजीनियरिंग में एक्सरेज का यूज़ करते हैं जो हम मेटल प्रोडक्ट बना चुके हैं, जो बड़े बड़े ब्रिजेस बना चुके हैं, है ना। मेटल का कोई बहुत हैवी ब्रिज बना, अब उसके अंदर के साइड पे कोई क्रैक तो नहीं है, तो उसका पता लगाने के लिए उसमें एक्सरेज पास की जाती हैं उसके अंदर से, है ना। अगर एक्सरे दूसरी साइड पे आ गई निकल के, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई क्रैक नहीं था। और अगर एक्सरे दूसरी साइड पे निकल के नहीं आई तो अंदर कहीं क्रैक है, फिर उस ब्लॉक को ठीक किया जाता है, उसको फिर से मेल्ट करके हम लोग नया ब्लॉक तैयार करते हैं। तो टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है टू डिटेक्ट द फॉल्ट, क्रैक एंड होल्स इन द मेटल प्रोडक्ट। तो इंजीनियरिंग में एक्सरेज का भी काफ़ी यूज़ करते हैं, ये पता लगाने में कि ये जो ब्रिज या जो मेटल ब्लॉक हमने बनाया है इसके अंदर कहीं पे कोई क्रैक या कोई होल तो नहीं रह गया जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ वीक तो नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो एक्सरे का दूसरा यूज़ ये हो गया। और कहाँ यूज़ करते हैं? इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट द एक्सप्लोजिव, डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स। एयरपोर्ट वगैरह पे देखा होगा ना, चेकिंग होती है, आपके बैग की भी चेकिंग होती है। बैग का वो एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन के अंदर रखते हैं तुम्हारे बैग को कि भाई बैग के अंदर तुम कोई गन वन या ऐसी चीज़ तो नहीं लेके जा रहे हो, या फिर तुम कोई एक्सप्लो बॉम्ब वगैरह तो नहीं है तुम्हारे पास, तुम स्मगलर हो तो अगर तुम्हारे पास डायमंड और गोल्ड, कई बार करते हैं ना लोग, दूसरी कंट्री से ज़्यादा अमाउंट में स्मगलिंग करते हैं डायमंड और गोल्ड की, और अपनी कंट्री में लाके उसको सेल करना चाहते हैं, तो वो सब इलीगल होता है। तो इस वजह से ये सारी चेकिंग होती है, एक्सरे मशीन से पता लग जाता है। बॉडी के अंदर भी कई बार तो क्या होता है, स्मगलर्स बॉडी के अंदर उनका ऑपरेशन करके उनकी बॉडी में फिट कर देते हैं इस चीज़ को। बॉडी के अंदर ही ड्रग्स के पैकेट फिट कर दिए, पॉलिथीन बैग में डाल के बॉडी के अंदर ऑपरेशन करके फिट कर दिए। तो जब आपकी बॉडी को एक्सरे मशीन से पास कराई जाएगी एयरपोर्ट पे, तो उन्हें पता लग जाएगा कि भैया गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज़ रखी गई है, इसका ऑपरेशन होके बॉडी में या तो डायमंड फिट किया गया है या फिर कोई और इलीगल सब्सटेंस इसकी बॉडी के अंदर है। तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनको आइडेंटिफाई करने में। इसके अलावा रेडियोथेरेपी में भी यूज़ करते हैं टू क्योर अनट्रेसेबल स्किन डिजीजेस। स्किन से रिलेटेड कुछ बीमारियों के ट्रीटमेंट में हम लोग रेडियोथेरेपी के अंदर अपनी एक्सरेज को यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी 3 मेजर एप्लीकेशन जो होते हैं मैंने आपको बता दिए कि हम लोग एक्सप्लोजिव, डायमंड, गोल्ड किसी स्मगलर की बॉडी में हो तो उसका पता एक्सरे की हेल्प से लगाते हैं। और इसके अलावा यूजेस में 2 मैंने आपको पढ़ाए। मेडिकल साइंस में बॉडी में कहीं फ्रैक्चर हो जाए, बुलेट या स्टोन चली जाए तो उसका पता लगाने में, और इंजीनियरिंग के अंदर मेटल बॉडी के अंदर कहीं क्रैक या फॉल्ट तो नहीं है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन अल्ट्रा वायलेट रेज। भैया अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत खतरनाक होती हैं, अगर डायरेक्ट बॉडी के ऊपर आ जाएं, कई तरह की होती हैं अलग अलग, इसमें से यूवी जो बी टाइप की होती हैं, अल्ट्रा वायलेट बी टाइप, ये काफ़ी डेंजरस होती हैं बॉडी के लिए। तो ओजोन हमारी अर्थ के सराउंडिंग में है जो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी अर्थ तक अल्ट्रा वायलेट रेज जो हार्मफुल हैं वो नहीं आ पाती और हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं। हम लोग अपने यूजफुल पर्पस के लिए, अपने काम के लिए भी लैब में अल्ट्रा वायलेट रेज जनरेट कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? एक तो भाई सन से आती हैं, हमें पता ही है ऑलरेडी, बट अर्थ तक तो नहीं आ पाती हैं वो, क्योंकि हमारे लिए तो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं।
तो इसलिए लैब में अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक टाइप के लैंप्स होते हैं जिनको यूवी लैंप बोलते हैं। ये आरओ के अंदर भी होते हैं, बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने के लिए होते हैं यूवी लैंप, है ना। तो यूवी रेज दिखाई नहीं देंगी, ध्यान रखना, यह आइज़ को विजिबल नहीं होती है, अल्ट्रावायलेट रेज को आप देख नहीं पाओगे। तो यूवी लैंप्स भी होते हैं आरओ के अंदर, तो वो कुछ स्पेशल टाइप के लैंप्स होते हैं जिनसे अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस की जाती है। और कुछ स्पेशल लेज़र मशीन्स भी होती हैं जिनसे अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यूवी लेज़र बोलते हैं उसको। जिस लेज़र से, लेज़र तो अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, लेज़र ये मत माना छोटी सी टॉर्च जिससे तुम बचपन में खेला करते थे सब उसे लेज़र बोलते हैं। लेज़र तो बहुत वैरायटी की होती है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, लेज़र के नाम से एक बुक होती है पूरी। तो वहाँ पे आप देखोगे कि अल्ट्रावायलेट रेजर भी होते हैं, मतलब यूवी लेजर्स भी होते हैं जहाँ से हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे प्रोडक्शन होता है इनका, कुछ स्पेसिफिक टाइप के यूवी लैंप्स होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस की जा सकती हैं, या कुछ लेजर्स होती हैं उनसे अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या काम आती हैं ये? सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, फूड आइटम को प्रिजर्व करके रखने में गामा रेज को भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये होता है कि फूड आइटम्स को अगर हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सही रखना है, ख़राब होने से बचाना है, तो उनको यूवी रेज के प्रोटेक्शन में रख सकते हैं। एक बहुत मेजर एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में क्या होता है, भाई किसी का ऑपरेशन हुआ, सपोज करो ऑपरेशन जिस इंस्ट्रूमेंट से हुआ है तो उन इंस्ट्रूमेंट को धो के वापस अगले ऑपरेशन में यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। हमें उन इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीटली स्टेरिलाइज करना होता है, ऑपरेशन करने से पहले भी और ऑपरेशन करने के बाद भी। भाई ऑपरेशन करने से पहले अगर स्टेरिलाइज नहीं किया तो हो सकता है उस पर कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म्स रह जाए और ऑपरेशन करते वक्त ब्लड के साथ उस पर्सन की बॉडी के अंदर चला जाए, तो आपने तो उस पर्सन को एक नया पैथोजन गिफ्ट कर दिया ना, जो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर्स या जो भी वहाँ पे नर्सेज होती हैं वो जाते हैं, तो वो एक तो ड्रेस चेंज करके जाते हैं, अपने शूज़ चेंज करते हैं, ऑपरेशन के टाइम पे अलग क्लॉथ्स पहनते हैं ना, वो ध्यान से आपने देखा होगा। तो सब चीज़ें होती हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे स्टेरिलाइज होते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स है उनको वहाँ से रिमूव कर देना। तो स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। कंटेनर होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनके अंदर इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज आती होंगी अंदर, तो वहाँ से वो उसको कर देती हैं ख़त्म, और सारे के सारे जितने भी पैथोजन उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होंगे वो सब हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो हमेशा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने में ये हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। यूवी रेज डिटेक्टर, यूवी रेज के कंटेनर्स होते हैं, तो उनमें रख के हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करते हैं। अच्छा, इसके बाद और कहाँ यूज़ करते हैं यूवी रेज को, फॉर डिटेक्टिंग इनविजिबल राइटिंग्स, है ना। कुछ आपने पेपर पे लिखा, वो आपको अपनी आंखों से तो नज़र नहीं आ रहा, बट उन पे एक स्पेशल टाइप की जब लाइट डाली जाती है तो वो राइटिंग दिखने लगती है। तो कुछ इनविजिबल राइटिंग्स के लिए डिटेक्टिव डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं। नकली डॉक्यूमेंट, फॉर्ज डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए, फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक लैब वाले यूज़ करते हैं। तो इन सब कामों में हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज को यूज़ कर रहे होते हैं। बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हें पढ़ाऊंगा ना एप्लीकेशन सारे, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करके याद रखना कि किसको कहाँ यूज़ किया गया था। और डिफरेंस क्रिएट होकर याद तब होगा जब तुम इसे 2-3 बार रिवाइज करके देखोगे ध्यान से कि अल्ट्रावायलेट रेज इन कामों में यूज़ की जाती है। और भी ये यूजेस देखो ध्यान से। इनकी वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है यूवी रेज की, तो इसलिए लेजिक ऑपरेशन जो होता है आइज़ का, है ना, आपने देखा होगा उसके बाद लोगों का चश्मा उतर जाता है, बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना, ये सबको सूट नहीं करता। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका लेजिक ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जिसकी आई साइट वीक होती है तो उनका लेजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है एक स्पेसिफिक मशीन के थ्रू, तो उसके बाद फिर उसको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये लेजिक ऑपरेशन सबके लिए सुटेबल नहीं है। ये आपका आई डॉक्टर डिसाइड करके आपको बता सकता है कि लेजिक आप करा सकते हो या नहीं करा सकते। तो लेजिक ऑपरेशन के टाइम पे भी अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं। स्पेसिफिकली डिज़ाइन मशीन होती हैं जिनसे जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी ना वो बॉडी को हार्म नहीं करेंगे, ध्यान रखना। नहीं तो डायरेक्ट अगर ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोजर होगा अल्ट्रावायलेट रेज का तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बट उस टाइम पे जब ऑपरेशन किया जाता है तो जब ये रेज यूज़ कर रहे हैं तो ये रेज इस वेवलेंथ या इस फ्रीक्वेंसी या इस एनर्जी रेंज की होती हैं कि बॉडी को हार्म नहीं करेंगी, जो उनका टास्क है स्पेसिफिक उसी को परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो एक ये यूज़ हो गया। लेजिक ऑपरेशन में हम यूवी रेज को यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी खोल के देखना, दे रखा है उन्होंने ये नाम। फुल फॉर्म होती है इसकी, फुल फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट,
यूवी रेज आर ऑल्सो यूज इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी मॉलिक्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी में, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो रिसर्च पर्पज में हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज को भी यूज करते हैं। कोई जैसे हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया C6H12O6, इसके क्रिस्टल की इंटरनल स्टडी में कि किस तरह के बॉन्डिंग यहाँ पे हैं, कैसे कैसे यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं या जो स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर स्टडी, वहाँ पे भी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। तो टोटल 5 एप्लीकेशंस हो गए, इसके भी ध्यान से देख लीजिए। फूड आइटम को प्रिजर्व करने में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टाइलाइज करने में, इनविजिबल राइटिंग या फिर नकली डॉक्यूमेंट या फिर फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करने में फॉरेंसिक लैब के अंदर, और शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से लेजिक ऑपरेशन भी यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी हम लोग यूवी रेज यूज़ कर रहे होते हैं। 3 टाइप की इंपॉर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। 4th वन बेचारी यही दिखाई देती है हमें, विजिबल रेज। बस इसके अंदर 7 कलर होते हैं ना, विबग्योर। विजिबल के अंदर टोटल 7 पार्ट्स होते हैं, विबग्योर 7 डिफरेंट कलर्स, इनसे मिक्स होके कोई भी कलर क्रिएट किया जा सकता है। कैसे बनती होंगी ये? तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एटॉमिक एक्साइटेशन, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इसको बाहर से एनर्जी मिली और ये यहाँ से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया, तो जब ये वहाँ से वापस लौटेगा तो लौटते वक्त ये एक फोटॉन बाहर निकालता है। यानी जो सोचो, यहाँ पे रहने के लिए उसको 5 जूल एनर्जी चाहिए, वहाँ पे रहने के लिए 8 जूल एनर्जी चाहिए। अभी 5 जूल की बेचारा यहाँ पे घूम रहा था, किसी वजह से इसको 3 जूल एनर्जी किसी से मिल गई है ना, तो 8 जूल हो गई, ये जंप मार के ऊपर चला गया। बट ऊपर तो जगह नहीं है ऑलरेडी, वहाँ तो ऑलरेडी मेंबर बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट पे जाता है तो बहुत जल्दी उसको वापस अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में लौटना पड़ता है। तो ये सोचेगा बेचारा कि मुझे अब वापस जाना पड़ेगा उसी 5 जूल वाली एनर्जी में, तो मेरे पास 3 जूल फालतू है, तो मैं क्या करूं, ये 3 जूल को बाहर निकाल देगा एक फोटॉन के फॉर्मेट में। और ये फोटॉन कौन सी रेंज में लाई करता है? विजिबल रेंज में, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं। इनमें से कोई एक कलर की लाइट वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना करेगा, हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे साथ में, ऐसा बहुत सारे फोटॉन निकल रहे होंगे, इसकी वजह से हम लोगों को कोई ना कोई कलर की लाइट नजर आ रही होगी। तो एटॉमिक एक्साइटेशन का ये मतलब होता है कि एटम एक्साइट होके लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया, जब उसको एनर्जी मिली और वहां से वापस लौट के जब आता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटॉन के फॉर्मेट में बाहर रिलीज कर देता है। और ये एनर्जी ही हमें विजिबल लाइट के फॉर्मेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में दिखाई देती है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, बस इतना है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे वर्ल्ड में उसको देखने में ये हमारी हेल्प करता है। भाई लाइट की हेल्प से तो तुम अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, तुम्हें दिन में रोशनी नजर आ रही है, तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, वो विजिबल रेस की वजह से तो है। सन से ये भी तो आती है, सन से सब कुछ आता है, तो ऐसे सब हो रहा होता है। तो ये नॉर्मली हमें अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में बताती हैं कि भैया आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, यानी हमें एक सेंसिबिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं कि किस तरह से हमारे चारों तरफ चीज़ें चल रही हैं, हमारे सराउंडिंग की चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती हैं। और बहुत कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये कुछ केमिकल रिएक्शन भी कैरी आउट करती हैं। केमिस्ट्री में भी आपने कुछ जगह पे पढ़ा हो कि कुछ केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त हम लोग ऊपर HNU लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, और ऊपर बोल देते हैं मैंडेटरी कि भैया HNU, कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। वो सनलाइट के कौन से पार्ट की बात कर रहे हो आप? वो विजिबल पार्ट की बात कर रहे हो। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस के बिना नहीं होती, और उन केमिकल रिएक्शन को शो करते वक्त ऊपर HNU लिख दिया जाता है। तो HNU का मतलब यहाँ पे ये है कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और सनलाइट के कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं? विजिबल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो इन 2 कामों में यूज आती है, एक तो हमारे आसपास की चीज़ों को दिखा देती है ये विजिबल रेज, और दूसरी चीज़ क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट कराने में भी कुछ हेल्प करती है। तो टोटल 4 तरह की हमारे पास वेव हो गई। आज मैंने 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे दिया, उनका प्रोडक्शन, उनके यूजेस अच्छे से ध्यान रखिएगा कैसे वो बनती हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। उससे पहले एक चार्ट तुम्हें उसकी वेवलेंथ रेंज का सिखाया था, तो उस चार्ट को एक दो बार बना के देख लेना, जिससे तुम्हें जो 2-4 इंपॉर्टेंट वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनकी वेवलेंथ रेंज याद हो जाए। ठीक है, आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले में, जो बची हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनके बारे में हमको पढ़ा के कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा, और फाइनली हमारा काम पूरा हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है।